गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब आप लोग। आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अपन सबसे पहले अपन हेडिंग कर लिया अपनी, जो अपनी बात कर रहे हैं अपन 11th साइंस में। अब अपन बायोलॉजी स्ट्रीम पर आ चुके हैं। इसी में अपने पास जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी या जिसको अपन कहते हैं मानव कार्यकी, अर्थात मानव के अंदर जितने भी कार्यकी हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सब कार्यों को अपन जीव विज्ञान की एक शाखा में अध्ययन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं फिजियोलॉजी। शारीरिकी या कार्यकी वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर अपन आज बात करें 29/12/2020 नववर्ष आने में सिर्फ मात्र 2 ही दिन बचे हैं। आप सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि नववर्ष में सिर्फ कितने दिन बचे हैं? 2 दिन और बचे हैं, 30 और 31। तो 31 जो है वो बहुत ही स्पेशल डे रहता है क्योंकि उससे अगले दिन ही नववर्ष की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। तो इसी में अपन ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। आज अपन बात करेंगे मानव में, मानव के या श्वसन तंत्र का। अब श्वसन तंत्र क्या होता है इसकी बात करेंगे अपन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव के श्वसन तंत्र की बात करेंगे, जिसमें मुख्यतः श्वसन तंत्र, श्वसन व गैसों का क्या होता है, विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है भाई? एक्सचेंज। हाँ, आदान प्रदान। क्या होता है? आदान प्रदान। और आप सब जानते हैं वातावरण में, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं, जिनमें से जंतु और पादप श्वसन के लिए मुख्यतः ऑक्सीजन और CO2 गैस का ही उपयोग करते हैं। यहाँ भी आज अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि श्वसन क्या है, वास्तव में श्वसन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, उसका डिस्कशन अगर अपन करें कि श्वसन क्या है, कौन सी प्रक्रिया है, तो थोड़ा सा अपन इसी में आगे की तरफ मूव आउट करते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अगर श्वसन की बात करें तो देखो, एक यहां पर 2 प्रक्रियाएं हैं जंतुओं में। आप लोग बहुत बार परिभाषा यूज करते हो, ऑक्सीजन का ग्रहण करना और CO2 का मुक्त करना। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद रखें आप लोग। तो अगर अपन बात करें श्वसन की प्रक्रिया की, तो आप लोग सब लोग 9th 8th 9th 10th की परिभाषा याद करके रखते हो कि ऑक्सीजन का ग्रहण करना और CO2 को क्या करना, मुक्त करना। वास्तव में ये श्वसन की प्रक्रिया होती है, लेकिन जंतुओं में ये श्वसन नहीं कहलाती है। उस प्रक्रिया को तो अपन कहते हैं सांस लेना या श्वासोच्छाद। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का ग्रहण करना और CO2 का मुक्त करना, जो एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? जो हमें दिखती है, मतलब गैसें नहीं दिख रही है, लेकिन अपने को ये श्वसन की, सांस लेने की प्रक्रिया दिख रही है। जैसे अगर मैं करता हूं तो मेरी बॉडी में आपको फील हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं। जबकि श्वसन जो है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। उसके अंदर जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया होती है। कल अपन ने देखा भी था जब अपन ने स्वांगीकरण जैसी प्रक्रिया पढ़ी थी। तो अपन यहाँ अपन डिस्कस कर रहे हैं श्वसन को। तो श्वसन के लिए देखो, श्वसन क्या होता है कि सरल कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इसी प्रकार एक प्रक्रिया है जंतुओं के विशिष्ट लक्षण की, जिसको अपन कहते हैं श्वासोच्छाद या जिसको अपन कहते हैं सांस लेना, इसे बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं?
ब्रीदिंग। अब देखो ब्रीदिंग क्या प्रक्रिया है, तो वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर श्वसन की प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचते ही किसी भी चीज से जुड़ती है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर CO2 को पुनः मुक्त करना क्या कहलाता है? सांस लेना। ये प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है उसको समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले विशेष अंग भी होते हैं मानव में। जो श्वसन तंत्र के लिए जो मुख्य अंग बनाए गए हैं वो होते हैं आपके फेफड़े। क्या होते हैं? फेफड़े। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ आपके पास 3 क्रम है। सबसे पहले वातावरण की अगर अपन बात करें तो वातावरण में बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन अपने आसपास जो गैस है उसमें मुख्यतः ऑक्सीजन 21% है। कितनी है? तो अपने चारों तरफ ऑक्सीजन ज्यादा फैली हुई है और CO2 तो नाम मात्र की है, 0.03%। कितनी है? गैसों की अगर इनमें की बात करूं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21% और CO2 का परसेंट होता है 0.03%। ठीक है। अब देखो कौन सी गैस सबसे अधिक है? ऑक्सीजन। CO2 क्या है? कम है। तो इस प्रकार अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और CO2 की मात्रा क्या है? कम। तो मेरे पास 21% तो ऑक्सीजन और 0.03% CO2 है। इसका मतलब मैं जब मैं सांस लेता हूं तो अधिक मात्रा में क्या जाती है अंदर? ऑक्सीजन। CO2 भी जाती है लेकिन नाम मात्र की जाती है। इसका एक उदाहरण ऐसे समझना चाहो तो यहाँ मैंने 1 के सिक्के का ढेर लगा रखा है इस कमरे में। एक के सिक्के का क्या लगा रखा है? ढेर मतलब जैसे मान लो यहाँ मैंने 50,000 एक के सिक्के बिछा रखे हैं। 21% को अपन माने 21,000 मान लो कि एक के क्या बिछा रखे हैं? सिक्के, ढेर। और 0.03% का मतलब मान लो कि अपन ने मात्र उसके अंदर इस 21,000 में से 3 या 4 सिक्के किसके डाल रखे हैं? 2 के। अब मैंने उसमें से मुट्ठी भरी, मतलब पूरा भर लिया। मेरे हाथ में सबसे ज्यादा सिक्के किसके आएंगे? 2 के। क्यों नहीं आ रहे भाई? वो 3 ही है। इसका मतलब यहाँ आसपास जो ऑक्सीजन के अणु है वो अधिक है और CO2 के अणु क्या है? कम है। तो मैं सांस लेता हूं तो 500 ml में से 450 ml तो क्या आती है? ऑक्सीजन। और बची हुई 50 ml क्या आ जाती है? लेकिन उसका इतनी महत्वता नहीं है क्योंकि सांद्रता किसकी अधिक है? ऑक्सीजन की। इस प्रकार वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसको सांस द्वारा या श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया द्वारा, ब्रीदिंग द्वारा क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, जिसके लिए एक विशेष प्रकार के अंग बने हुए हैं, श्वसन अंग बने हुए हैं, जिनमें अपन कहते हैं कि मानव के जो श्वसन अंग होते हैं उन्हें कहते हैं फेफड़े या लंग्स, जिनसे आकर जुड़ता है आपका रक्त, और रक्त में भी मुख्यतः ब्लड। और ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों के स्तर तक बिना किसी के संपर्क में सीधी चली जाती है। इसका अपन चित्र बनाएंगे, नामांकित चित्र, तो अपन देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो नासा छिद्र, इन्हें जो बाहर दिख रहे हैं इन्हें नॉस्ट्रिल या नासा छिद्र बोलते हैं। नाक के जो छिद्र है नासा छिद्र, इनसे होती हुई सीधी कहाँ पहुंच जाती है? फेफड़ों में। और फेफड़ों से उसको ग्रहण कर लेता है कौन? रक्त। और रक्त में भी विशेष प्रकार की एक कोशिका होती है RBC, जिसमें हीमोग्लोबिन अणु होता है जो आयरन के साथ ऑक्सीजन को जुड़ाकर ले जाता है। और प्रत्येक टिश्यू या ऊतक या कोशिका सेल पहुंचाया जाता है। हाँ, फेफड़ों से सीधा रक्त पहुंचता है हृदय के पास, हृदय पंप करके पहुंचा देता है पूरे शरीर के पास। लेकिन ऑक्सीजन तो कहां से मिलती है उन्हें? रक्त को सिर्फ फेफड़ों से। तो फेफड़ों से लेकर इस रक्त को कहां भेज दिया जाएगा? प्रत्येक कोशिका तक। और प्रत्येक कोशिका के पास पहले से उपस्थित होता है ग्लूकोज। क्या होता है? इसे बोलते हैं ग्लूकोज। और ये आपकी है ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन के जुड़ने से ग्लूकोज का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण, जो एक सरल कार्बनिक पदार्थ है। और इसके ऑक्सीकरण से बहुत सारी क्या होती है? ऊर्जा, लगभग 686
किलो जूल कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन। और लेकिन यहाँ पर एक CO2 जैसी हार्मफुल गैस का भी क्या होता है, उत्पादन होता है। CO2 गैस का क्या होता है, उत्पादन होता है। CO2 गैस की अगर अपन बात करें तो यहाँ CO2 गैस का क्या होता है, उत्पादन होता है। और अगर मेनली अगर अपन बात करें CO2 गैस की, तो CO2 गैस जो है वो शरीर में संचित नहीं रह सकती। क्या नहीं रह सकती, तो इसे रक्त का प्लाज्मा वापस लेकर आ जाता है। मतलब वो रक्त जब वापस आता है तो इसको रक्त का जो प्लाज्मा है वो इसे वापस ले आता है फेफड़ों के स्तर पर, और फेफड़ों के स्तर से जब वापस बाह्य श्वसन होता है तो इन्हें क्या कर दिया जाता है, इसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये कोशिकीय श्वसन है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, अंतः श्वसन है, ये आपका बाह्य श्वसन है। तो इस प्रकार श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, संपन्न होती है कि किस तरीके से वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, फेफड़े उसे ग्रहण करते हैं। तो फेफड़े की संरचना देखेंगे कि फेफड़ों में वो वायु कैसे जाती है। तो एक तो फेफड़े देखेंगे अपन, मानव के श्वसन तंत्र क्या होते हैं, फेफड़े। फिर कोशिकाओं में किस तरह वो प्रक्रिया होती है, तो ग्लूकोज को CO2 में बदल दिया जाता है और ऊर्जा का बार बार क्या कर लिया जाता है, निर्माण। और यही ऊर्जा सभी शरीर के कार्यों के लिए काम में आती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मेरे बोलने के लिए जीवा की कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता है, मेरे मांसपेशियों चलने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वो ऊर्जा किससे मिलती है, इस प्रकार श्वसन की क्रियाविधि से वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो ये आपके पास श्वसन की एक थोड़ी सी रूपरेखा है, इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। और नया साल आ रहा है तो आप लोग इस नए चैप्टर को नए उत्साह के साथ पढ़ो, श्वसन को, और पाचन तंत्र के चैप्टर को आप अच्छी तरीके से याद रखो। इसका हो सकता है नए वर्ष में आपका एक टेस्ट भी हो जाए, तो पाचन तंत्र को आप कंप्लीटली पढ़ें और श्वसन तंत्र को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर्म में पढ़ते रहें। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो स्टूडेंट हैं वो नोट डाउन करें, इसे नोट करें।